नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। कार्यपत्र 23 मतलब वर्कशीट 23 रूसी क्रांति भाग 1, दिनांक 27/8/2020। ठीक है। विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास, कक्षा 9। ठीक है। ये वर्कशीट पढ़ने से पहले आपको फिर से मैं बता दूं कि हम जो सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं वो 4 हिस्से में पढ़ते हैं। तो ये देखिए सपोर्टिंग मटेरियल। ठीक है। ये सरकार की तरफ से दी जाती है, जिसको नहीं पता बता देता हूं मैं। हिंदी में सहायक सामग्री, इंग्लिश में सपोर्ट मटेरियल कहते हैं। ये एक प्रकार का सैंपल पेपर है सरकार की तरफ से। ठीक है। ये हर साल मिलता है बच्चों को, पिछले 6-7 सालों से मिलना शुरू हुआ, पहले नहीं मिलता था। 2020-21 कक्षा 9। ठीक है। सामाजिक विज्ञान निःशुल्क वितरण होता है ये। और मैं आपको बता दूं कि मतलब जो सामाजिक विज्ञान हम पढ़ते हैं बार बार, वो 4 हिस्सों में होता है। यहाँ आप देख लीजिए, फिर मैं वर्कशीट तो शुरू ही करूंगा। ठीक है। 4 हिस्सों में होता है। पहला हिस्सा है भारत और समकालीन विश्व, दूसरा है समकालीन भारत, और तीसरा है लोकतांत्रिक राजनीति और अर्थशास्त्र। देखिए, जो अपने पालमपुर की जो कहानी पढ़ी थी वो इसी में से था। ठीक है। लोकतंत्र क्या होता है वो इस वाले हिस्से में से था। संविधान निर्माण वो इसी में से था। और जो समकालीन भारत था, भारत आकार और स्थिति, ये वाला भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। जो बंगाली खाड़ी, ठीक है, जो आपका सब आया था इस वाले पाठ में सा। और जो आप अब पढ़ने जा रहे हैं वो इस वाले हिस्से में से है, भारत और समकालीन विश्व। ठीक है। यूरोप और समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रूसी क्रांति भाग 1, तो मतलब ये आपका इस वाले हिस्से का अब दूसरा चैप्टर, दूसरा अध्याय शुरू हो गया आपका, रूसी क्रांति। ठीक है। तो ध्यान देते रहना, हम जो सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं किस हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है। और जब ये आपको मिलेगा तो लास्ट में जो प्रश्न पत्र है, इसमें देखो एक हल सहित है, 2, 3, 4 बाकी और भी सैंपल पेपर हैं। जैसे ये आपका खत्म हो जाएगा तो फिर मैं भी आपको ये सब कराऊंगा। ठीक है। घर आइएगा मत। ठीक है। चलिए, तो मैं शुरू आगे करता हूं, अपने वर्कशीट पर आते हैं। और फिर मैं आपको बता दूं, ये आपको वर्कशीट मिली होगी और आपने पढ़ा भी होगा। इसके मैं सीधे प्रश्न उत्तर पर चलूंगा। दोबारा से बताता हूं क्यों, क्योंकि जो भी इसमें दिए गए हैं वो इसके अंदर आ गया है। जो नहीं शामिल हुआ है वो लास्ट में मैं बता दूंगा। लास्ट में बस शामिल नहीं किया गया है इसमें। ठीक है। खूनी रविवार। ठीक है। इसे मैं लास्ट में समझा दूंगा एक बार। तो चलिए हम अपने प्रश्न में चलते हैं। तो पहला है, रूसी साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्रक शामिल थे। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, ये ऊपर से लिखा गया। आप कहोगे कि देखो एक बार दिखा भी देता हूं मैं आपको। मैंने रूसी साम्राज्य के अलावा आज फिनलैंड, लुधियाना, एस्टोनिया, ठीक है, मैंने यहीं से लिखा गया सब। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ लिखना कैसे आपको। ठीक है। वो ये रहा। रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लुधियाना नहीं है, याद रखना, लिथुआनिया, एस्टोनिया, सोनिया गांधी नहीं है, एस्टोनिया ये, तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस। ये अलग से है, ये बेलारूस दूसरा ही ये देश है, रूस का हिस्सा नहीं है, दूसरा देश है बेलारूस के कुछ हिस्से, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान शामिल थे। तो आपको मैं एक चित्र दिखाता हूँ, इससे काफी हद तक आपको अंदाजा मिल जाएगा। ठीक है। देखो, मेरे पास तो टेक्निकल टीम तो है नहीं, थोड़ा सा अगर करने में थोड़ी दिक्कत होती है तो इसीलिए सॉरी मैं बोल देता हूँ। ठीक है। आप ये चित्र देखिए एक बार। उम्मीद है आपको ये चित्र देख के कुछ हद तक समझ आया होगा। टेक्निकल टीम नहीं है तो इसको देख के आपको तो एक लाइक तो बनता ही है। सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति से पूर्व रूसी साम्राज्य की सामाजिक व राजनीतिक दशा कैसी थी। अब मैंने यहीं से लिखा है, दोबारा से मैं बता दूं ताकि आपको ज्यादा समस्या ना हो। तो ये रहा मैंने प्रश्न दूसरा कैसे लिखा है। रूसी क्रांति से पहले रूस सामाजिक और आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी, दयनीय थी। वहां राजतंत्र, समझ रहे हो, लोकतंत्र पढ़ा था हमने, राजतंत्र ये राजा मतलब राजा का शासन था। और वह श्रमिकों पर, जो राजा था श्रमिकों पर बहुत अत्याचार करता था। जब देखो सभी अत्याचार करते रहते हैं, किस पे, श्रमिकों पर, मजदूरों पर। कौन सा था वो, रूसी सम्राट जार निकोलस। ठीक है। कौन, जार निकोलस एक निरंकुश शासक था। जैसे आप के टाइम पे किम जोंग जानते हो ना, वैसे ही अपने टाइम पे जार निकोलस था, निरंकुश शासक था। बस अपने ही बारे में सोचता था, जनता के बारे में नहीं सोचता था। मध्य वर्ग के उदारवादियों के पास अधिकारों का अभाव था।
केवल बड़े किसान के पास अपनी जमीन थी। अधिकांश संपत्तियों का स्वामित्व सामंतों और रूढ़िवादियों चर्च के पास थी। ठीक है, रूढ़िवादी जो विचार परिवर्तन नहीं करना चाहते उसे रूढ़िवादी कहते हैं। किसान और जमींदारों से संबंध अच्छे नहीं थे। किसान और जमींदार जो थे आपस के जो इनके संबंध थे अच्छे नहीं थे। किसान अक्सर लगान न देने या जमीन पर कब्जे के लिए विद्रोह करते थे। मजदूर वर्ग की स्थिति और खराब थी। हमेशा मजदूर वर्ग पिसता रहा है इस स्थिति में। उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था और मजदूरी भी उन्हें समय से नहीं मिलती थी। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट करके बता सकते हैं। एसएसटी है, आप इसे तो आसानी से समझ ही जाएंगे। आगे चलते हैं। तीसरा, फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति से आप क्या दो अंतर है और दो समानताएं देख पाते हैं, संक्षिप्त में लिखें। देखो, फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति के बीच में अंतर लिखना है। तो पहले आप फ्रांस देश देखिए कहाँ पे है वर्ल्ड मैप पे, और इसे समझने के लिए भारत का और फ्रांस के बीच देखिए। ठीक है, ये आपको चित्र इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आप अंदाजा लगा सके किस देश के बारे में पढ़ रहे हैं, ये भारत से कितनी दूर है। अब ये रूस का चित्र देखिए, ठीक है, और भारत की स्थिति को देखिए, और इस हिसाब से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ ये भारत से कितनी दूरी पर हैं ये दोनों, और हम किस देश के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो कोई टेक्निकल टीम नहीं है मेरे पास, ये मैंने काम किया है, इसीलिए थोड़ा बहुत ध्यान लगा के मैंने किया है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए हम इसे लिखेंगे कैसे, इसे आप इस प्रकार लिखेंगे। प्रश्न 3, इसका उत्तर, फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति में अंतर। फ्रांसीसी क्रांति एक तरफ हो गया, रूसी क्रांति। आपने एक चित्र देखा तो उसे काफी हद तक तो समझ आएगा कि हम कौन से देश के बारे और किस के बारे में बात कर रहे हैं। सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन का समय था जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी। तो आर्थिक समस्याओं का दौर था रूसी क्रांति के समय। यह क्रांति 1789 में हुई थी और यह क्रांति सन 1917 में हुई थी। देखो, फ्रांसीसी क्रांति याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहली क्रांति जो हुई थी फ्रांसीसी क्रांति ही हुई थी। यहीं से क्रांति का जन्म हुआ था। ठीक है, अधिकारों का जन्म हुआ था। तो इसे याद क्या करें, 1789 भूल जाओगे लेकिन याद कर सकते हो 1789। ठीक है, 1789 करके याद रखना। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी जो विश्व की सबसे पहली क्रांति मानी जाती है। आगे चलते हैं। इस क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया तथा गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, और इस क्रांति के फलस्वरूप जार के राजतंत्र का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। अब समानताएं पढ़ लेते हैं। दोनों क्रांतियों में समानताएं क्या थी? दोनों ही क्रांतियों का मुख्य कारण पूंजीपतियों व निरंकुश शासकों को हटाना था। समझ रहे हो, पूंजीपति जिसके पास अंधा पैसा होता है वो अपनी दादागिरी चलाता रहता है, और निरंकुश शासक राजा जो बस अपने ही भलाई के बारे में सोचता है, इन दोनों को हटाना था। दूसरा पॉइंट है गणतंत्र व प्रजातंत्र की स्थापना का उद्देश्य था। दोनों क्रांतियों में जनता आर्थिक समस्याओं तथा भारी कर से परेशान थी। ये दूसरा पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, तो आर्थिक समस्या थी और भारी कर, जैसे भारत में भी देखा अंग्रेजों ने कितना टैक्स लेते थे, नील की खेती जबरदस्ती कराते थे, टैक्स भी लेते थे। ठीक है, तो ऐसी ये भी जनता परेशान थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अब अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने, और ये प्रश्न होगा लास्ट, चौथा प्रश्न। ठीक है, युद्ध से किसी देश की जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, पहले समझ लो, युद्ध से कभी भी किसी का लाभ नहीं होता, हमेशा नुकसान ही होता है, हमेशा नुकसान होता है, जान माल का हमेशा नुकसान होता है, भयावह स्थिति बनी होती है। तो इसे लिखेंगे कैसे, मैं अपने उत्तर में भी आपको समझा देता हूं और उसी हिसाब से चलेंगे भी। ठीक है, प्रश्न 4 का उत्तर, युद्ध के कारण देश की जनता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मजदूर की कमी होने के कारण खेती तथा उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जब समझ लो, आज देखो चाइना के साथ हमारा थोड़ा बहुत तनाव चल रहा है ना, अब चाइनीज फोन महंगे हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो व्यापार था, मजदूर था, ठीक है, देखो थोड़ा सा अलग करा रहा हूं मैं,
तो ठप हो गया क्योंकि युद्ध की स्थिति बन रही थी, ठीक है। और युद्ध हो जाता तो एकदम ठप हो जाता और हमें बहुत ही नुकसान होता, उसे भी नुकसान होता क्योंकि वो यहीं बेच ही रहा है ना। तो युद्ध से अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया, भारत एग्जाम्पल जो ताजा ताजा ले सकते हैं, इसे भारत और चाइना के बीच में अर्थव्यवस्था दोनों की खराब हो रही है, ठीक है। युद्ध की बस स्थिति देखते हुए अगर युद्ध होगा तो अर्थव्यवस्था जाएगी ही जाएगी। अब आपको अलग से बताता हूँ, जो अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे ना, हमारे क्रांतिकारियों का भी कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा हाथ है। और एक उसमें ये भी स्थिति थी कि जो ब्रिटेन था वो अन्य देशों के साथ भी लड़ाई झगड़ा कर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि उसकी आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई। तो उसे भारत में शासन चलाने के लिए पैसे चाहिए थे जो उसके पास नहीं थे। तो कहीं कहीं एक पॉइंट ये भी है कि भारत छोड़ने का उनका ये भी एक कारण था। और जाते जाते उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण क्यों किया कि उन्होंने ये सोचा कि हम आके दोबारा से इस पे शासन कर लेंगे। फूट डालो राज करो की नीति उन्होंने का इस्तेमाल किया था, लेकिन सक्सेसफुली हम क्या है और हम अपने आप को स्टेबल बना पाए और काफी अच्छा आज उसे बीट कर रहे हैं। वो आज हमसे दोस्ती करना चाहता है, यहाँ तक कि अमेरिका तक भी, ठीक है। ये बात की बात है, आपको मैं बस लिंक करा देता हूँ ताकि आप उदाहरण से काफी अच्छे तरीके से समझें। ये दूसरा पॉइंट, देश की जनता को आर्थिक समस्या के साथ साथ शारीरिक व मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखो भाई साहब, शारीरिक और मानसिक समस्या सबसे बुरी होती है। अब यही देखो, कहीं आपका पेपर चल रहा हो, रास्ते में लड़ाई झगड़ा हो जाए, जो आप याद करके गए हो सारा भूल जाओगे, नहीं भूल जाओगे, पूरे साल की मेहनत एक ही दिन में खराब हो जाएगी। तो वैसे किसी देश की स्थिति पर इसी प्रकार से मानव के ऊपर शारीरिक और मानसिक समस्या पड़ती है और वो देश की प्रगति फिर कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और चौथा पॉइंट है, चारों ओर लाशों का ढेर देखकर मन तथा मानसिक रूप से व्यक्ति डर जाता है। इस पर बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, ठीक है, वो देख के डर जाते हैं। तो बताइए फिर देश की कैसी स्थिति होगी। तो युद्ध हर एक स्थिति में किसी भी देश के लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें, ये वीडियो आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ नई बातें जानने के लिए मिली होगी। तो माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।